हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोगों का बिजनेस स्टडी का पेपर है और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं उससे फालतू नहीं आएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है, उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, आज मैं उन लोग उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो बेटा, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए थे मैंने, यानी फर्स्ट चैप्टर से आपको करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लेवल, मैनेजमेंट के तीनों लेवल के फंक्शंस, मैनेजमेंट नेचर है वो करना है, ठीक है, और मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस करने हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल फ्यूल के करने हैं, 4 प्रिंसिपल टेलर के करने हैं, ठीक है। फिर आपको करना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इन दोनों की वीडियो मैंने आप लोगों को पहले अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ बिजनेस स्टडी का, आप उसमें जाइएगा। इन दोनों चैप्टर का जो वीडियो है वो बिल्कुल 20 से 21 मिनट का है होगा, वो आप देख लीजिएगा, ये दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट से करेंगे और बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आज नहीं कर पाऊंगा, वो भी 28 मिनट का वीडियो बना हुआ है, वो देख लेंगे। यानी उसके अलावा दो वीडियो के अलावा जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारा मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा। तो देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आप खुद करेंगे, लास्ट वीडियो जाके देख के, उसमें चैप्टर 1 और 2 मैंने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट से हम लोग करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करते हैं और जिसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट मींस सम ऑफ टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस फ्रॉम एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है वो हम पढ़ेंगे। पहले इसके बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस देख लीजिए बेटा। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे पहला है आपका टोटल एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से सारी चीजें इफेक्ट करेगी, जो आप उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनसर्टेन होता है, कभी भी चेंज हो जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। और रिलेटिविटी का मतलब जहां आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका बिजनेस होना चाहिए। कहने का मतलब आप यूपी में बिजनेस कर रहे हैं, बिहार में बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं या फिर कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, उसकी लोकल कंडीशंस के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है स्पेशल एंड जनरल फोर्स। देखो, स्पेशल फोर्स और जनरल फोर्स क्या होता है? तो स्पेशल फोर्स आपका होता है दोज फोर्सेज अफेक्ट द बिजनेस, सॉरी द फोर्सेज अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। कस्टमर जैसे जो क्या करता है आपको बिजनेस को ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करे, जैसे कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कंपटीटर हो गया, ये सब स्पेशल फोर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसका एक और फीचर है जनरल फोर्स। देखो, जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स में आपके डायमेंशंस आ जाएंगे, जो भी डायमेंशंस होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे, जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ये इफेक्ट करेगा। हर बिजनेस एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मान लो हॉस्पिटल नहीं खुला होगा जिस दिन, उस दिन केमिस्ट की सेल कम होगी, तो केमिस्ट की दुकान, केमिस्ट और हॉस्पिटल में क्या है? इंटर रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है। डायनेमिक नेचर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्या होगा? डायनेमिक नेचर होगा। अलग अलग इन्वायरमेंट में आपको अलग अलग तरीके से बिजनेस करना होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसको लिख लेना, TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। और ये पूछेगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। 3 to 4 मार्क्स में इसकी केस स्टडी पूछी जाएगी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने डायमेंशन होते हैं। तो बेटा 5 डायमेंशन होते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। या रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर दिया RBI ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI ने कट कर दिया, ये भी पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बिजनेस को इफेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। टेक्निक किसी बिजनेस को इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस आने की वजह से ऑफलाइन का जो इफेक्ट जो था लॉकडाउन में, वो ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गई थी, तो टेक्निकल इन्वायरमेंट भी ऑफलाइन बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से ऑफलाइन का जो है मार्केट थोड़ा सा कम हो गया है। तो टेक्निकल इन्वायरमेंट में क्या होगा? चेंज इन टेक्निक की वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन टेक्निक, ये टेक्निकल इन्वायरमेंट में आएगा। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में सोशल वैल्यूज, कल्चर्स, रिलीजियस, ये सब बिजनेस को इफेक्ट करता है। जैसे आप वैष्णो देवी में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
बिना लहसुन प्याज के कोई भी रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, यानी वहाँ पे अगर जिस इन्वायरमेंट में हम जाते हैं उसके हिसाब से हमें सोसाइटी के हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। और लीगल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, कोई कोर्ट, ध्यान रखना एक वर्ड होगा, कोई कोर्ट या लॉ या कोई लीगल एक्ट लग गया आप पे तो आपका लीगल इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, तो 5 डायमेंशन होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिकल, कोई इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट करे, टेक्नोलॉजिकल कोई टेक्निक बिजनेस पे इफेक्ट करे, पॉलिटिकल कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस को इफेक्ट करे, ठीक है ना, सोशल कल्चर रिलीजियस ये सब बिजनेस को इफेक्ट करे तो सोशल में आ जाएगा। लीगल कोई एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कोई कोर्ट आपके बिजनेस को इफेक्ट करे वो लीगल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस। देखो इससे भी केस स्टडी, यानी इस चैप्टर से या डायमेंशन पूछेगा या इसके इंपॉर्टेंस पूछेगा 3 to 4 मार्क्स में। तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इट एनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें यह है कि जैसे मान लो कोई बिजनेस आपके एरिया में नहीं है, वो पहली बार आप ला रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज और गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज, फर्स्ट मूव एडवांटेज का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे रिलायंस को मिला, पूरे इंडिया में सबसे पहला मोबाइल लाने वाला, सेलफोन लाने वाला कौन था? रिलायंस। तो रिलायंस आज देख लो उसको फर्स्ट मूव एडवांटेज बना, चाहे कितनी भी कंपनियां क्यों ना आ जाए, फर्स्ट मूव एडवांटेज का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। दूसरों को देख के हम गलतियां सीख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ दूसरों को देख के रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग। देखिए प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है ये एडवांस में सोचना कि हमें करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें हैं। तो प्लानिंग का फीचर्स है, देखिए प्लानिंग क्या है, आपके फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। प्लानिंग फ्यूचर का ही होता है, पास्ट का कभी प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग हमेशा किसका करते हैं? फ्यूचर का करते हैं। प्लानिंग क्या है? ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह प्लानिंग होती है। ऑल परवेसिव मतलब ऑल लेवल, चाहे टॉप लेवल को काम दो वो प्लानिंग कर, टॉप लेवल मिडिल लेवल को काम देगा तो वो प्लानिंग करने का उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। मिडिल लेवल सुपरवाइजर को देता है तो सुपरवाइजर सोचता है उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है, कोई आपने एक प्लानिंग किया उसको अचीव किया फिर दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। पूछेगा मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि इसमें चाहिए फोरसाइट, आपको इंटेलिजेंसी चाहिए, ठीक है ना, आप में विजन होना चाहिए, फोरकास्टिंग करने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए, थिंकिंग पावर होनी चाहिए। इसलिए प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। फिर आपसे पूछेगा प्लानिंग के प्रोसेस। तो देखिए प्लानिंग सबसे कोई भी काम करना है आपको तो प्लानिंग का सबसे पहला प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव सेट करना। उसके लिए क्या चाहिए? तो डेवलपमेंट प्रेमाइसेस। फिर उस प्रेमाइसेस के लिए ऑल्टरनेटिव क्या होगा? फिर आपने जो प्रेमाइसेस डेवलप किया, ऑल्टरनेटिव देखा, उसमें से इवोल्यूशन करोगे बेस्ट कौन सा है, और जो बेस्ट होगा उसमें से क्या करोगे आप? सिलेक्ट करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करके फॉलो करते रहो, आपका प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। तो इस प्लानिंग के प्रोसेस पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। देखिए अगर आप प्लानिंग से काम करते हैं तो क्या होगा? प्लानिंग से काम करते हैं तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, दोबारा ओवरलैपिंग, दोबारा का वही एक्टिविटी नहीं करोगे आप, नई नई चीज़ें कर सकते हैं, और आप कंट्रोलिंग में भी आपकी प्लानिंग हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो प्लानिंग में ये पूछेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारे पास देखो, नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग के लिमिटेशंस। प्लानिंग के लिमिटेशंस ये है कि आप चाहे कितने भी प्लान, हाँ ये ध्यान रखना प्लानिंग रिजिड होता है और प्लानिंग में रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिजिड का मतलब होता है कोई भी मैनेजर या कोई भी इस कंडीशन में नहीं होता कि प्लान को चेंज कर दे, क्योंकि प्लान बनाता कौन है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जब प्लान बना के देगा तो कोई मैनेजर कंडीशन में नहीं होता कि वो चेंज कर दे। क्रिएटिविटी का मतलब उस प्लानिंग में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। देखिए रिजिडिटी का मतलब प्लान को चेंज करना, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है प्लान में चेंज करना। तो प्लान में चेंज नहीं कर सकते वो रिड्यूस क्रिएटिविटी हो जाएगा, और प्लान को चेंज नहीं कर सकते वो रिजिडिटी हो जाएगा। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग रखना पड़ेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के लिए गारंटी सक्सेस नहीं होता। आपने प्लानिंग से काम किया, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही पाओगे, क्योंकि टोटल एक्सटर्नल फोर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब प्लानिंग इज मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर इन्वायरमेंट में हर प्लानिंग सूट नहीं करेगा, अलग अलग इन्वायरमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है प्लानिंग के टाइप्स। देखो ये दो प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। जो एक ही बार बने वो सिंगल, जो जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें चेंज कर सकते हैं, वो हमारा स्टैंडिंग। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, वो सब सिंगल प्लान में आएगा, सॉरी बजट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्लानिंग के टाइप्स। देखो प्लानिंग के टाइप्स में सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है बेटा आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक ऐसा एंड पॉइंट होता है जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटी अंडरटेक होती है। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। जैसे ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब होना चाहिए, अनएम्बिजियस होना चाहिए। अनएम्बिजियस का मतलब होता है क्लियर। जैसे आपने प्लानिंग किया मुझे 12th में 100% मार्क्स लाना है, ये क्लियर नहीं किया कि आपने कितने सालों में लाना है, तो ये अनएम्बिजियस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? पॉलिसीज एक गाइडलाइंस होती है कि आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट स्ट्रेटजी। देखो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर के मूव को देख के अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना। इट रेफर्स टू दोज प्लान विच आर प्रिपेयर्ड इन व्यू द मूव ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को देख के अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना क्या हो जाएगा? आपका प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पॉलिसी हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉलिसी। उसके बाद है रूल्स, सॉरी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है एक सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में किसी काम को हम करते हैं, किसी सीक्वेंस में किसी काम को हम करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी प्रोसीजर हो जाएगा। प्रोसीजर का मतलब क्या होगा? किस सीक्वेंस में हम किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस किस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क, वो हमारा हो जाएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर ये पॉलिसी में डिफरेंस दे रखा है, ये आप लोग कर लेना। नेक्स्ट है रूल्स। देखो रूल्स हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉलिसी हमें एक गाइडलाइंस होती है, रूल्स हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। ठीक है ना, लिखा हुआ ना, टेल अस दैट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड। देखो मेथड क्या होता है? मेथड होता है किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट वे। ध्यान रखना, एक वर्ड दे देता हूं केस स्टडी में, जब भी पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। वो है आपका, देखिए वो है आपका एग्जैक्ट मैनर। किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट वे, स्टैंडर्ड वे या एग्जैक्ट वे, वो हमारा मेथड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है बेटा? प्रोग्राम होता है एक डिटेल जिसमें आपकी सारी चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिव, रूल्स एंड रेगुलेशन सब आता है। तो प्रोग्राम क्या हमारा? एक डिटेल है। प्रोग्राम क्या है? हमारा एक डिटेल है। ठीक है। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या होगा? बजट का मतलब होता है, देखो नॉर्मली बजट हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बजट क्या हो सकता है? बजट हो सकता है आपका सेल्स बजट या कैश बजट। कितना सेल हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, तो बजट ये पूछेगा। यानी आपके ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पॉलिसी होगा, तीसरा स्ट्रेटजी होगा, चौथा प्रोसीजर होगा, पांचवा रूल्स होगा, छठा आपका मेथड हो जाएगा, सातवां आपका क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। देखो बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से आपका क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इन क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। बहुत सारे फंक्शन का एक ग्रुप बनाना और एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करना। सॉरी, सीधा प्रोसीजर से है, वेट, चलिए कोई नहीं। ऑर्गेनाइजिंग देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजिंग होगा क्या? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी इन क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। एक्टिविटी को ग्रुप करना और एक फॉर्मल रिलेशनशिप करना क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग होगा। लिखा हुआ देखो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप। बहुत सारे फंक्शन का एक ग्रुप बनाना, उसमें एक फॉर्मल रिलेशनशिप करना हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, जैसे मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करूँगा और काम को बांटूंगा।
काम को बांटने के बाद डिपार्टमेंट बना देंगे, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्ट इस तरह से, फिर उनको ड्यूटीज दे देंगे, फिर वो चेक करते रहेंगे। यानी हम मुझे अगर ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो ऑर्गेनाइजिंग के 4 प्रोसेस होंगे, डिटरमाइनिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, यानी ध्यान सुन लो आप, ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रोसेस पूछे तो उसमें 4 होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटाइजेशन, तीसरा असाइनिंग ड्यूटीज और चौथा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल, ये पढ़ना है आपको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहां होता है जहां पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जहां पे रूल्स रेगुलेशन ना हो, यानी जहां पे स्केलर चेन होगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहां पे स्केलर चेन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब 100% पूछेगा तो यहां पे लिख लेना 100% आएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 100%, वेट, यहां पे मैं लिख देता हूं 100%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटा 2 होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है और उसने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम के हिसाब से बांट दिया। जैसे मान लेते हैं कि MRF टायर बनाती है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है मान लेते हैं, और उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग एरिया में, चेन्नई में प्रोडक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट मुंबई में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोलकाता में है। तो जब सिंगल प्रोडक्ट, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप काम के हिसाब से बांट दोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही प्रोडक्ट बनता है, कीवर्ड ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है इसके पूछेगा इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं, तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स कर लेना। देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस की बात करोगे बेटा तो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि काम में स्पेशलाइज होगा, एफिशिएंसी होगी, अपने काम में एक्सपर्ट है, काम के हिसाब से बांट रहे हो तो मिनिमम कॉस्ट में काम को पूरा करेगा। ठीक है, बेटर कंट्रोल होगा, ठीक है ना, और प्रॉपर अटेंशन, अपने काम पे क्या करेगा, प्रॉपर ध्यान देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग देना इजी होता है क्योंकि काम एक ही है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, काम के हिसाब से बांटोगे तो अपने अपने काम पे ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, और इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट्स, आपस में क्या हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि अपना अपने डिपार्टमेंट अपने अपने काम में ध्यान देगा, और अपने अपने काम पे ध्यान देगा तो दूसरे डिपार्टमेंट में जा नहीं सकता, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। यानी इट मे बी लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज फंक्शनल हेड हैव इक्वल नॉलेज अबाउट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, सो दे हैव डेवलप्ड अ नैरो प्रोस्पेक्टिव एंड मे नॉट एप्रिसिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ध्यान रखना, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप किसके हिसाब से बांट रहे हो, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रोडक्ट के हिसाब से बांट रहे हो। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से बांटेंगे तो वो हमारा क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना जब मल्टीपल प्रोडक्ट हों, या मान लो कोई एक कंपनी है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, ठीक है, अब वो नए प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर रही है तो भी वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट है आपका डिविजन स्ट्रक्चर के फायदे। देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है, अपने खुद डिसीजन ले सकता है क्योंकि अपने अपने प्रोडक्ट में वो एक्सपर्ट होते हैं तो अपने अपने डिसीजन खुद लेते हैं, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी। नेक्स्ट है आपका बेटा देखो इसमें, लेकिन इसमें डिमेरिट्स भी हैं इसके। एक मेरिट देखो फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव ये आपको खुद करना है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेजेस भी हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। डिविजन स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस हैं कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉस्टली होता है, इग्नोर, क्योंकि कॉस्टली इसलिए क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, सेल्फ एटीट्यूड, इसमें भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो डिमेरिट्स लगभग दोनों के सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है इस चैप्टर में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी का मतलब होता है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ, जब एक सुपीरियर, ध्यान रखना बेटा आप, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट में पावर को बांटता है उसे बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है व्हेन वन सुपीरियर डेलीगेट देयर अथॉरिटी
डेलीगेट अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट, यानी देखो लिख सकते हैं इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ entrusting and responsibility and authority and creating accountability for the person to whom work or responsibility has been handed over। किसी को आपको काम देना, यानी सीधी सी बात है, सिंपल सोचो कि अगर एक सबऑर्डिनेट, ध्यान से सुनो बेटा, जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर को बांटता है, सबऑर्डिनेट में पावर को बांटता है, तो वो डेलीगेशन होगा। यानी एक सुपीरियर जब, जैसे एक सुपरवाइजर अपने वर्कर में पावर को बांट रहा है, ये क्या हो जाएगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान रखना। और एक टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांटना। जब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम पावर को बांटते हैं तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट में पावर को बांटता है तो वो हमारा क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो हम अभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर क्या कर सकता है? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। तो जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी को ऑब्लिगेट करते हैं, तो वो हमारा सबसे पहला आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी को काम देना। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म टू असाइन ड्यूटी। यानी जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देता है तो उसकी रिस्पॉन्स ऑब्लिगेशन होती है कि उसको परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर देना डिसीजन लेने के लिए। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकता है? डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आपको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। वेट, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? आंसरेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। तो मैं यहां लिख देता हूं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना। जो मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांटते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, देखो, it refers to the situation which exists on the result of systematic delegation of authority। दो बार आ गया, delegation of, इसको काट देते हैं, of authority throughout the organization। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम पावर को बांटेंगे तो वो हमारा क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांटते हैं। ध्यान रखना, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांटना डिसेंट्रलाइजेशन, और जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट में पावर को बांटता है तो डेलीगेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या पूछेगा आपसे? डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस पूछेगा। डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस से क्या होगा? हर किसी का डेवलपमेंट होगा सबऑर्डिनेट का। फ्यूचर में मैनेजर टैलेंट उभर के आएगा, मैनेज टॉप क्विक डिसीजंस होंगे, टॉप मैनेजमेंट रिलीफ में रहेगा और बेटर कंट्रोल। ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर को बांट दिया तो मैं रिलीफ में रहूंगा। डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, इनिशिएटिव ले सकते हैं वो। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस में पूछेगा। नेक्स्ट आपका है बेटा चैप्टर स्टाफिंग। ध्यान देना, 5 से 6 नंबर का चैप्टर है ये। स्टाफिंग से पूछेगा क्या? स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा वर्ड, क्या लिखोगे? इट मीन्स, देखो, इट मीन्स द मोर कैपेबल पर्सन एंड अप्रोप्रिएट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हायर करना। सिंपल वर्ड में लिखना आप इसका, इट मीन्स अपॉइंटिंग competent person according to the post in the organization। बस दैट्स इट। यानी अपॉइंटिंग competent person according to the post in the organization क्या हो जाएगा? हमारा स्टाफिंग होगा। देखिए, स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। अगर, और स्टाफिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बाहर से बुलाना है। स्टाफिंग का मतलब होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको हटा भी सकते हो, बुला भी सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ करना है तो पुराने लेबर के साथ आप नहीं चल सकते, नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी। यंग ब्लड आपको बुलाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो स्टाफिंग से होगा क्या? स्टाफिंग क्या करता है? तो ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। अगर लगातार कंटिन्यू सर्वाइव करना है तो आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप स्टाफिंग करते हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल का सेटिस्फेक्शन होता है, एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ता है। ठीक है ना बेटा, कंक्लूजन नहीं करना है।
ठीक है। फिर स्टाफिंग के प्रोसेस हैं। देखो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करनी है, मान लीजिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में और मुझे स्टाफिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनको बुलाऊंगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना, अप्लाई, एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है ना, यानी एनकरेज टू अप्लाई, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखूंगा कितने लोगों की जरूरत है, फिर मैं रिक्रूट करूंगा, लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, एनकरेज करूंगा, फिर रिक्रूटमेंट करूंगा, उनको बुलाऊंगा। देखो बेटा ये जो चीजें है ना ये यहाँ है, ठीक है। फिर उनको सिलेक्शन करूंगा, फिर उनको जगह पे भेजूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा। यानी स्टाफिंग के आपके 5 प्रोसेस है। स्टाफिंग का सबसे पहला प्रोसेस है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देखो कितने लोगों की जरूरत है। फिर रिक्रूटमेंट, उनको बुलाओ, अप्लाई करने के लिए बोलो उनको। फिर है सिलेक्शन, उनको सिलेक्ट करो। फिर उनको क्या करो, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करो, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, ठीक है। तो ये स्टाफिंग के क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट आपका सबसे हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट 2 टाइप की होती है, मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए रिक्रूटमेंट 2 टाइप की होती है। रिक्रूटमेंट 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होंगी। पहला होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप अंदर रिक्रूट कर रहे हो तो उसमें हो सकता है आपका ट्रांसफर, आपका हो सकता है प्रमोशन और ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब कुछ दिन के लिए काम से हटा देना। जैसे मान लो ट्रांसफर का मतलब सेम पोस्ट होगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। प्रमोशन का मतलब पोस्ट भी बढ़ी, सैलरी भी बढ़ी। और ले ऑफ का मतलब होता है कुछ दिन, जैसे मान लो किसी एक डिपार्टमेंट में काम कम है तो वहां से उठा के दूसरी जगह लेबर को रखना, ले ऑफ हो जाएगा। टेम्पोररी सेपरेशन ऑफ वर्क होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे वर्कर्स वगैरह हो गए, फैक्ट्री में जाते हैं आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर हो सकता है। कैजुअल कॉलर का मतलब होता है कि अगर आप लगातार भेज रहे हो एप्लीकेंट बायोडाटा अपना, और जब उनको जरूरत होगी तो वो आपको बुला लेंगे। कैंपस सिलेक्शन होता है, जो कैंपस सिलेक्शन जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होता है, ठीक है। फिर आपका होता है आपका मीडिया एडवर्टीजमेंट है, मीडिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी है। ये सब हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आएगा, प्लेसमेंट एजेंसी। देखिए बाहर से बुलाने के फायदे भी होते हैं। बाहर से बुलाने के क्या फायदे होंगे, बाहर से बुलाने के फायदे, यंग ब्लड आएगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, ठीक है ना, वाइडर चॉइस होता है। लेकिन डिमेरिट्स भी हैं, रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है, टाइम लगता है, एक खर्चा ज़्यादा लगता है। इंटरनल में क्या, किसी को सबको आप जानते हो, ठीक है ना, तो इसका फायदा है सस्ता पड़ता है आपको, इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है कंपनी के बारे में, नो नीड ऑफ इंडक्शन। लेकिन डिमेरिट्स है कि यंग ब्लड नहीं आएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग के आपको दो मेथड है ट्रेनिंग के, यही पढ़ने हैं आपको सिर्फ। ट्रेनिंग में सबसे पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में आपको करना है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज को मेंटेन करने के लिए, जैसे सीए वगैरह करते हैं उसमें। इंडक्शन ट्रेनिंग, जब आप किसी को बुलाते हो जॉब के लिए तो उसको बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक और कर लेना इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इसमें क्या होता है कि मास्टर वर्कर के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन कुछ सीखना चाहते हो तो जो पहले से जो जानता है उसके साथ कुछ दिन रहो, मास्टर वर्कर के अंदर काम करना पड़ेगा तो आप सीख जाओगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक ही होगा, वो वेस्टिब्यूल होगा। ध्यान रखना कभी भी केस स्टडी में मशीनरी इक्विपमेंट में ट्रेनिंग की बात करें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो वो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। देखिए ट्रेनिंग किसी एक चीज के लिए होता है। जैसे आपने कंप्यूटर का ट्रेनिंग किया है तो कंप्यूटर की जॉब मिलेगी। ट्रेनिंग जो है ना वो आप किसी एक पर्पस के लिए होता है, एक चीज के लिए होता है। और डेवलपमेंट जो होता है ना बेटा, वो डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों में होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे आप
कंप्यूटर का सीख रहे हो तो वो क्या होगा, सिर्फ कंप्यूटर में काम आएगा, लेकिन आप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो वो डेवलपमेंट, यानी ये किसी एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड है, ये करियर से रिलेटेड है। तो ये नैरो कंसेप्ट होगा, वो ब्रॉड कंसेप्ट होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेनिंग का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है, इंप्लॉइज को भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा कि गलतियां नहीं करेगा, एब्सेंटीज बार बार आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो इंप्लॉइज होते हैं उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू बढ़ने से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। इसमें से भी आपका 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम, इस तरह मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इस तरह से डायरेक्शन दो कि हर सामने वाला अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाए। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस तरह से हमें डायरेक्शन देना चाहिए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो, एक ही हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन देने वाला एक ही होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, डायरेक्शन इसका मतलब होता है कि इंप्लॉइज के हिसाब से, जिस हिसाब से वो समझे उस हिसाब से हमें डायरेक्शन देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जो मैनेजर कह रहा है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब आप किसी को डायरेक्शन दो ना तो ज़्यादा फॉर्मल रहोगे तो भी वो नहीं करेगा, तो हमें इनफॉर्मल तरीके से भी डायरेक्शन देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू और प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, लीडर को फॉलो करना और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, फॉलो थ्रू में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से क्या होगा, डायरेक्शन से होता क्या है, डायरेक्शन से काम स्टार्ट होता है, इंटीग्रेटेड एम्प्लॉइज एफर्ट्स, इट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन, इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंट टू चेंजेस और क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए आपने मोटिवेशन पूछेगा, मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटिवेशन से पूछेगा ही पूछेगा, तो लिख लेना मोटिवेशन 100% आएगा। मोटिवेशन दो होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मोटिवेशन वो होता है जिसमें पे अलाउंसेज हो गया, सैलरी दे दी, पर्क दे दिया, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ये सब आपका मोटिवेशन में आएगा। नॉन मोटिवेशन में क्या आएगा, जॉब इंडीचमेंट, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा तालियां बजवा दी, ये सब क्या है आपकी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आएगा। देखिए मोटिवेशन से 100% पूछेगा। अब क्या पूछेगा, तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। मैस्लो की थ्योरी ध्यान से करना, मैस्लो की थ्योरी 100% लिख देता हूं मैं क्योंकि मोटिवेशन में ये भी आता है। देखिए मैस्लो 5 थ्योरी है, मैस्लो की 5 थ्योरी। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें बेसिक नीड्स आप फुलफिल करते हो। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो। फिर नेक्स्ट है एफिलिएशन और सोशल नीड्स, जॉय, फ्रेंड्स, मतलब ये सारी चीजें आएंगी इसमें। स्टीम नीड्स होता है पोस्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए मैस्लो कहता है किसी को अगर आप मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करो, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा है सोशल एंड सिक्योरिटी नीड्स, सॉरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी में सेफ्टी किस चीज की, जॉब की, सिक्योरिटी जॉब की होनी चाहिए और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। तीसरा है सोशल नीड्स, सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन वगैरह, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स, स्टीम का मतलब पोस्ट बढ़ा दिया। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो ना बेटा, बड़े इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या क्या है देखो, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, नेगेटिव चेंज जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका एटीट्यूड। एम्प्लॉयज टर्नओवर, बार बार आपको लेबर टर्नओवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एम्प्लॉयज को निकालना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं, क्योंकि मोटिवेट होगा तो अच्छा काम करेगा, रेगुलर आएगा। और कुछ चेंजेस लाना है तो वो ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीडरशिप के स्टाइल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था आपका लीडरशिप का स्टाइल, ये भी लिख लेना 100%, और में दे दे कहीं। लीडरशिप के 3 स्टाइल होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा बेटा, वेट मैं यहां लिख देता हूं। देखिए लीडरशिप के 3 स्टाइल होते हैं। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में एक लीडर है, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी दूसरे को पावर नहीं दे रहा है। दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, एक लीडर है, वो सबसे डिस्कस करके डिसीजंस ले रहा है, ठीक है ना, यानी एक लीडर सबसे डिस्कस करके डिसीजन लेगा, वो डेमोक्रेटिक में आ जाएगा। तीसरा है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है कि आप एक लीडर है, इसने अलाउ कर दिया अपने फॉलोअर्स को कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए और बनाइए, ठीक है ना, ये पूछेगा।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस के बैरियर। बेटा कम्युनिकेशंस के बैरियर ये भी 100% लिख लेना। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें 8 नंबर का आएगा, तो 8 नंबर में हो सकता है 4-4 नंबर के 2 पूछ दे, और इसमें और आएगा, तो और में मान लो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पूछ दे, लीडरशिप के स्टाइल पूछ दे, या मोटिवेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन 4 है। पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग मीनिंग लेना। जैसे मान लो किसी को आप कुछ समझा रहे हो, उसने गलत तरीके से उसको समझा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। आप समझाना कुछ और चाह रहे हो, उसने मतलब कुछ और निकाला, ये क्या है? ये सिमेंटिक बैरियर में आएगा। किस में आएगा? सिमेंटिक बैरियर में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है, वेट, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा बेटा? साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा आपका डिस्ट्रस्ट, मेंटल कंडीशंस ऑफ द बोथ पार्टी। देखो लिखा हुआ है मेंटली डिस्टर्ब पार्टी कैन बी हिंड्रेंस। मतलब इसमें क्या क्या है मैं बताता हूं। देखो लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान कोई नहीं दे रहा है, आप पे विश्वास नहीं है, ठीक है ना। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, हमें बोलने से पहले ही वो सोच लेता है कि हमारे बारे में क्या बोल रहा है, तो ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन हो जाएगा, स्टेटस का डर। और नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर सुपीरियर से भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट से भी हो सकता है, तो ये आपसे बैरियर पूछेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैरियर को अगर हटाना है आपको, कम्युनिकेशन के बैरियर को हटाना है, तो कम्युनिकेशन से पहले आप क्लियरिफाई कर लेंगे क्या कम्युनिकेशन करना है, और उसके नीड के हिसाब से दे। जो समझ रहा है ना उसको, कम्युनिकेटर जो एम्प्लॉयज को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नीड्स के हिसाब से आपको उसको समझाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग में जो पूछेगा वो 4 मार्क्स का पूछेगा, तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कंट्रोलिंग का सबसे पहले इंपॉर्टेंस पूछेगा। इंपॉर्टेंस, किसी भी काम को कंट्रोल कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो स्टैंडर्ड भी मेजर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, इंप्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, और ऑर्डर डिसिप्लिन बना के रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग के प्रोसेस। क्या प्रोसेस है कंट्रोलिंग के? कंट्रोलिंग के देखिए सबसे पहला है आप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करो आप। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर जो आपने मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस किया उसको कंपेयर कर दो किसके साथ? वेट, देखो ये रहा, छोटा कर देता हूं मैं। यानी सबसे पहला है, देखो इसका सबसे पहला है बेटा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। फिर नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करो एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, फिर एनालाइज करो क्या डेविएशन आ रहा है, और डेविएशन एनालाइज करने के बाद उसको क्या करो? टेकिंग करेक्ट एक्शन। सिंपल सी बात है, किसी चीज को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेट करेंगे। फिर जो काम हो रहा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, फिर डेविएशन एनालाइज करो, फिर एनालाइज को ठीक करो, फिर उसको टेकिंग करेक्ट एक्शन हो गया आपका। यानी सबसे पहले क्या आएगा आपका बेटा? आपका सबसे पहले आएगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा है कंपेयर एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइज डेविएशन, टेकिंग करेक्ट एक्शन, ठीक है, ये पूछेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। देखो ध्यान से रखना बेटा, ध्यान देना कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस भी हैं कुछ। टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, आप एक्सटर्नल फोर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग क्या है? रिसोर्सेज आपके पास मान लो एम्प्लॉयज रेसिस्ट है, ये तो भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ नेचुरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से भी कंट्रोल नहीं कर, अब मान लो अर्थक्वेक आ जाए तो कोई भी बिजनेसमैन क्या कंट्रोल करेगा? कुछ नहीं कर सकता। देखो नेक्स्ट है फाइनेंशियल चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाबू ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, और इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जैसे मान लो ये आपसे पूछ दिया, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। देखो फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये पूछेगा।
ये मैं समझा चुका हूं तो मैं समझाऊंगा नहीं, मैं मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ये सभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में रिवाइज करवा चुका हूं, तो आप लोग वहां से कर लें। फिर आपका नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो वो भी उस चैप्टर में मैंने किया हुआ है, तो उसको भी आप वहां जाके कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आपको अलग से समझना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 20-21 मिनट की वीडियो है, आप पूरा समझ सकते हैं क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल भी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। 20-21 मिनट है का वीडियो है वो, ठीक है ना। ये वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये सब आपको वहीं से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, ये सब आपको वहीं से जाके पढ़ सकते हैं बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग भी वहीं से पढ़ लेंगे आप, न्यूमेरिकल भी वहीं से कर लेंगे। हाँ, हम ये करेंगे। देखिए नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, क्लॉथ मार्केट में क्लॉथ मिलते हैं। अगर आपसे पूछे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, तो मार्केट का मतलब ये होता है जहां पे सेल परचेज हो। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल क्या होगा? शेयर्स, डिवेंचर वगैरह। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होगा जहां पे शेयर्स और डिवेंचर खरीदे जाएं। दैट्स इट, डेफिनेशन खत्म। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आपके दो टाइप के होते हैं, देखो कौन कौन से। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के। सबसे पहला है आपका मनी मार्केट होगा, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और ये क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक है ना। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है, वो क्या होगा? हमारा मनी मार्केट हो जाएगा। ठीक है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए इशू करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इशू करती है। कमर्शियल पेपर जिसकी क्रेडिट वर्दी कंपनी, क्रेडिट वर्दी या वेल रेपुटेड कंपनी जो हो, क्रेडिट वर्दी या रेपुटेड कंपनी, उनके लिए इशू किया जाता है। रेपुटेड कंपनी, उसके लिए इशू किया जाता है। यानी मनी मार्केट एक ऐसा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होती है मैक्सिमम। ठीक है ना। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है ट्रेजरी बिल्स। ये ऐसा एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए इशू करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। कमर्शियल पेपर एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसको क्रेडिट वर्दी कंपनी के लिए यूज किया जाता है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। ये सब नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस। मैंने बताया मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, आगे पता चल जाएगा डिफरेंस इसका क्या है। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट तो आप समझ गए। देखो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। तो कैपिटल मार्केट दो टाइप के होते हैं। कैपिटल मार्केट आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा प्राइमरी मार्केट, दूसरा होगा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पे नए शेयर्स खरीदे बेचे जाए, जहां पे न्यू शेयर्स खरीदे बेचे जाए, और जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स, वो हमारा क्या होगा? कैपिटल मार्केट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाकी प्राइमरी मार्केट के जो है किस तरह से हम ऑफर करते हैं तो ये आप पढ़ लेना, मैं आपको बेसिकली इसमें बता देता हूं। देखो आपको नए शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका, इसका बेस्ट तरीका है कि आप राइट इशू करो। राइट इशू का मतलब होता है कि जहां पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको बोलो कि शेयर खरीदना है,
ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर भी कर सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पूछेगा आपसे। सेकेंडरी मार्केट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेकेंडरी मार्केट क्या होगा, जहाँ पे एग्जिस्टिंग नए पुराने शेयर्स खरीदे बेचे जाए वो सेकेंडरी मार्केट होगा। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सेकेंडरी मार्केट को ही शेयर मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, ये इसके लिए पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत होती है। ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है, सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट से पहले आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। नेक्स्ट देखो, आप ये लिख लेना इस चैप्टर से कि 100% आएगा, 100% आएगा। सेबी एक ऐसी संस्था है जो 1947 में सेटअप हुआ था, जिसका काम है पूरे इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो देखो सेबी का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सेबी, मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। फंक्शन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पहला काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव में क्या होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन में होगा रूल्स प्रोटेक्ट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करना। दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी मतलब रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करना। तीसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट में रिसर्च वर्क वगैरह करना, ठीक है ना। तो देखो प्रोटेक्टिव फंक्शन यहाँ पे है, इसके दे रखे होंगे यहाँ पे, तो आप इसको याद कर लेना। प्रोटेक्टिव फंक्शन इनसाइड ट्रेडिंग को चेक करना, ठीक है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करना, एजुकेट करना, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करना, रेगुलेटरी में सबको रजिस्टर्ड करना होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन में रिसर्च वर्क एनकरेज करना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम है इसका बेटा, ठीक है। देखिए सेबी का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप फंक्शन से ही उठा के कर दीजिएगा कि रेगुलेट करना, इनसाइड ट्रेडिंग को चेक करना, ये सब उसी में से उठा के आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, शेयर मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग प्रोसेस ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है शेयर मार्केट का। तो शेयर मार्केट का अगर आप ट्रेडिंग प्रोसीजर जानना चाहते हैं, इसका ट्रेडिंग प्रोसीजर है कि जैसे मान लो हम लोग ऑनलाइन कुछ बिजनेस ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मिंत्रा हो या फ्लिपकार्ट हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से खरीदना है, मिंत्रा से खरीदना है, फ्लिपकार्ट से खरीदना है। फिर हम उसमें एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर उसका हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वही है, सबसे पहले सिलेक्टिंग ब्रोकर्स, दूसरा है फिर आपको अकाउंट खोल, ब्रोकर्स क्या करेगा, आपके नाम डिटेल वगैरह लेगा। फिर ओपनिंग डीमेट अकाउंट, ओपनिंग डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट शेयर खरीदने और बेचने के लिए खोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग डीमेट अकाउंट, ठीक है ना, डीमेट अकाउंट खोलेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर सेटलमेंट पेमेंट करेंगे। तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग में से 10 नंबर का आएगा, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स को हम ऑफर करते हैं, क्रिएट करते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं। ध्यान रखना मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं होता, बेचना होता है सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है हम गुड्स बनाते हैं और कस्टमर के नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ध्यान रखना मार्केटिंग का सबसे पहला फंक्शन है एनालाइजिंग एंड गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर प्लानिंग करेंगे कितना पैसा उस प्रोडक्ट पे खरीदना है, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग, प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और फिर ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है ना। ब्रांडिंग के बाद प्रमोशन, प्राइसिंग, ये सब करते रहो, कस्टमर आपका प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग फिलॉसफी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा इसको याद करने का। मैं शॉर्ट में बता देता हूं इसको। तो सबसे पहला इसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, कई मार्केटर बिलीव करते हैं कि आप सामान सस्ते में बेचो, आपका सामान बिकेगा। लिखा हुआ ना चीप और देयर। अब जैसे 2 रुपये वाला पेन है, आपको हर जगह मिल जाएगा,
तो 2 रुपये पेन के जो मार्केटर होंगे, जो मार्केटिंग किया होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा कि सस्ता बेचेंगे, हर जगह बेचेंगे तो मार्केटिंग होगा, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट है उनका। एक है प्रोडक्ट कंसेप्ट, अच्छी क्वालिटी। कोई बुक्स है जैसे क्लासमेट के रजिस्टर्स वगैरह हैं, उसमें क्या कोई किसी भी कंपनी के रजिस्टर हैं, क्या है वो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट। तीसरा है एक सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में हम बिलीव करते हैं किस पे? मैक्सिमम सेल पे। हम ये बिलीव करते हैं कि कस्टमर खरीदेगा नहीं, आपको बेचना पड़ेगा, ये सेलिंग कंसेप्ट है। और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होगा? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का मतलब ही होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट में सस्ता बेचो, हर जगह बेचो, ठीक है ना। सेलिंग कंसेप्ट में मैक्सिमम बेचना है आपको, प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी देखनी है, सेलिंग कंसेप्ट में क्या करना, मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और लास्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या, सॉरी, सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में कई कंपनियां बिलीव करती है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन किसके थ्रू? प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन किसके थ्रू कमाएंगे प्रॉफिट? सोशल वेलफेयर करके। यानी सोशल वेलफेयर करके अगर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग एक नाम होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ब्रांड एक आइडेंटिटी होती है। ब्रांडिंग के बड़े फायदे हैं। देखिए ब्रांड मार्क एक लोगो हो जाएगा। ब्रांड नेम, जैसे मान लीजिए अपना इंस्टीट्यूट है IOC, तो ये नाम हो गया ब्रांड नेम, इसका एक लोगो हो गया, ब्रांड मार्क हो गया। ब्रांड एक ओवरऑल होता है, ठीक है ना। और जब हम इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो ब्रांडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबलिंग। देखिए लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग एक स्लिप होती है जो पैकेज पे होता है, पिछले पेज पे ही था बेटा। लेबलिंग एक स्लिप होती है जो किसके साथ होता है? पैकेज के साथ होता है। तो लेबलिंग क्या होगा? लेबलिंग एक स्लिप है जो किसी पैकेट के साथ होगा, वो क्या होगी? लेबलिंग होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, तो इसमें जो ये स्लिप लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? हमारा लेबलिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग के देखो, लेबलिंग के टाइप होते हैं। एक होता है ग्रेड लेवल, ब्रांड लेवल। ब्रांड लेवल में सिर्फ लोगो लगा होगा और कुछ नहीं लगा होगा। आपने महंगी गाड़ियों में देखा होगा, महंगी गाड़ियों में आपने देखा होगा सिर्फ लोगो लगा रहता है। लोगो जो होता है वो क्या होता है? लोगो होता है हमारा ब्रांड लेवल। नेक्स्ट है ग्रेड लेवल, एक ग्रेड का है। डिस्क्रिप्टिव लेवल में डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है एक कंटेनर जिसमें हम प्रोडक्ट को रखते हैं। पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं। प्राइमरी लेवल, जो प्रोडक्ट, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट जिस जार में आता है वो प्राइमरी लेवल हो जाएगा। जार के बाद एक कार्टन में आता है छोटे बॉक्स में, वो हमारा सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। और कहीं ले जाना हो तो बड़े से कार्टन में हमें ले जाना होता है, वो हमारा ट्रांसपोर्टरी लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स। देखिए प्राइस मिक्स का मतलब होता है वो सारे, बाबू मार्केटिंग मिक्स में ये सारी चीजें मैं बता देता हूं। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो सारे डिसीजन जो मार्केट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए लिए जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट में 3 चीजें हमने पढ़ी। प्रोडक्ट मिक्स में हमने पढ़ा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब वो सारे डिसीजन जो किसी भी प्राइस को फिक्स करने में लिए जाता है। अगर प्राइस मिक्स पूछे, प्राइस मिक्स से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो प्राइस को डिटरमाइन करने में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव फर्म की प्राइस, परचेजिंग पावर, तो ये सारी चीजें प्राइस मिक्स में आएगा। उसके बाद है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में सामान को कहाँ हमें बेचना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स। देखिए प्लेस कैसे सामान बेचना है, तो वो होता है एक डायरेक्ट लेवल। डायरेक्ट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सीधा किसको बेचता है? कस्टमर को। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेवल। इनडायरेक्ट लेवल में 3 होते हैं। पहला होता है वन लेवल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच 1। 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच 2 होंगे, होलसेलर रिटेलर। 3 लेवल में 3 होंगे। तो यही सब है इसमें। देखो प्राइस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो मैंने बता ही दिया आपको, इसमें करना है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये देख लो, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैसे बेचना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कैसे। तो सबसे पहला है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मान लो आपका खराब होने वाला है तो डायरेक्ट बेचो कस्टमर को। अगर आपका प्रोडक्ट कैसा है, बहुत दिन तक चलने वाला है, तो आप इनडायरेक्ट बेचो, चाहे आप
1 लेवल 2 लेवल यूज करो, 3 लेवल चैनल यूज करो, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला खराब होने वाला है तो डायरेक्ट लेवल बेच सकते हैं। टेक्निकल नेचर का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेचना पड़ेगा। कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट, मार्केट छोटा है तो डायरेक्ट बेचो। नंबर ऑफ बायर, आप चाहते हो कि बायर आपका मॉल में खरीद रहा है, अब बायर आपकी एजेंसी में खरीद रहा है तो डायरेक्ट आप 1 लेवल यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पूछेगा। गुडविल। हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सामान जल्दी बिके। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है इमीडिएट सेल के लिए लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं, इमीडिएट सेल के लिए, ध्यान रखना। जैसे रिबेट, डिस्काउंट, छूट दे दी, जैसे 50 रुपये ऐसे काट के लिखा हुआ है 40 रुपये, ये क्या है? ये रिबेट है। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन समझ रहे हो कि आपको एक कुछ अंडर दिस मेथड सम पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रिफंडेड, कि मान लीजिए आप 50 रुपये का सामान बेच रहे हो, उसमें एक कूपन निकला 5 रुपये का कूपन है तो 5 रुपये आपको रिफंड कर देगा। तो ये सब हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट आपने देखा होगा, कई बार आप लेज वगैरह, कुरकुरे वगैरह में देखते हैं कि 20% एक्स्ट्रा लिखा होता है, और मुझे नहीं लगता 20% एक्स्ट्रा होगा, वो तो हवा ही होती है, ठीक है ना। क्वांटिटी गिफ्ट 200 ग्राम एक्स्ट्रा, 25 ग्राम एक्स्ट्रा, ये सब क्या है? क्वांटिटी गिफ्ट में आएगा। 200 ग्राम एक्स्ट्रा, ये सब देखा होगा आपने, क्वांटिटी गिफ्ट में है बेटा। इंस्टेंट ड्रॉ, लकी ड्रॉ। इंस्टेंट ड्रॉ असाइन गिफ्ट, कार्ड देगा स्क्रैच करने के लिए, जो निकले आपको मिल जाएगा। लकी ड्रॉ एक नंबर देगा कि फिक्स डेट में भैया आप ले जाइए प्रोडक्ट, फिक्स डेट नंबर, अगर आपका लकी ड्रॉ निकलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। वो कभी करता नहीं है ना, लाइक। उसके बाद है यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट में आपको कूपन दे देगा, आजकल खूब चल रहा है, मूवी टिकट दे दिया, वाउचर दे दिया, ये सब क्या आ जाएगा? ये सब हमारा यूजेबल बेनिफिट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है 0% फाइनेंस। फुल परसेंट फाइनेंस का मतलब होता है बेटा कि आप जाइए सामान ले आइए, ब्याज नहीं लगेगा, EMI कन्वर्ट करके आपसे वो ले लेगा पैसा। कॉन्टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, फिर आपसे आपने जवाब दे दिया तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा नेक्स्ट चैप्टर। देखो इससे करने से पहले हम एक वर्ड आपको, एक टॉपिक और करवाना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। वेट, देखिए पब्लिक रिलेशन वर्ड बहुत आता है। पब्लिक रिलेशन आपसे पूछेगा। पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर कर लेना आप, क्योंकि पब्लिक रिलेशन के बगैर आप नहीं कर सकते। पब्लिक रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप मार्केटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन आप लोग करना। सॉरी, देखो एक टॉपिक लिख देता हूं, इसको ध्यान से कर लेना बेटा, 100% वाला टॉपिक है ये। एक है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जब आपकी इमेज खराब हो जाए ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक रिलेशन यूज करते हैं। जैसे मैगी का इमेज बहुत दिन तक खराब रहा, 2 साल तक बैन रहा, तो अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए पब्लिक रिलेशन लोग यूज करते हैं। करते क्या है, इसके इंपॉर्टेंस देखो। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, इसमें सबसे पहला लॉबिंग। गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाई कंपनी तो भी इमेज बढ़ जाती है, जैसे अडानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, बाबा रामदेव, देखते हो ना। प्रेस रिलेशन करो, अच्छे अच्छे आर्टिकल से लिखो, है ना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें 2-4 पॉइंट और हैं, वो कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ज्यादा नहीं करना है आपको, ये आपको आता भी है। कंज्यूमर के राइट्स पढ़ लेना। कंज्यूमर के राइट्स जैसे राइट टू सेफ्टी या राइट टू प्रोटेक्शन, बात एक ही है। आपको कोई हेल्थ और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान करेगा तो आप केस कर सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो हर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करे। राइट टू चूज, समझ आ रहा है। राइट टू बी हेयर का मतलब अगर कोई केस कर रहे हो आप, और सेलर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आप केस कर रहे हो, आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप इस राइट का यूज कर सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कंपनसेशन, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर को हमें कॉन्स्टेंटली एजुकेट करते रहना चाहिए। राइट टू बी बेसिक नीड्स, है ना, अगर आप बेसिक नीड्स आपको फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो आप राइट केस कर सकते हैं।
राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, आपके आसपास कोई गंदगी फैला रहा है तो भी आप केस कर सकते हैं राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के तहत। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास राइट्स है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी राइट्स हैं उसको हमें यूज़ करना चाहिए। राइट को यूज़ करो, ब्लाइंडली मत खरीदो, जो जेन्युइन ग्रीवेंस है उस पर केस करो, हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाना चाहिए और रिसिप्ट लेना नहीं भूलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछेगा, ये टॉपिक 100% पूछेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिसिप्ट नहीं ली तो आप केस नहीं कर सकते। अगर हाँ, और आप कंज्यूमर होना चाहिए। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को परचेज करता है और जो जिसके नाम से बिल है। हाँ, तो कितने तक का केस कहाँ लेके आप जाओगे? ध्यान रखना, रिड्रेसल है, रिड्रेसल है 3। जैसे हमारे इंडिया में 20 लाख तक का केस जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाता है, सॉरी 1 करोड़ तक का केस डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ का केस कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्टेट कमीशन में। देखो, सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉरम। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें 1 करोड़ तक का केस जाएगा, ठीक है। 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर, और जिसमें कि 2 मेल होता है, 1 फीमेल मेंबर होती है यहाँ पे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है, यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कहाँ जाएगा? तो 1 करोड़ तक का केस डिस्ट्रिक्ट फॉरम में लेके जाओगे और आप सेटिस्फाई नहीं तो 30 डेज के अंदर आपको कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा। ध्यान देना, स्टेट कमीशन क्या होता है? स्टेट कमीशन वहाँ वो जहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का केस आप फाइल कर सकते हो। आप 50 लाख का भी केस स्टेट कमीशन में जा सकते हो, लेकिन 50 लाख का केस है या 1 करोड़ से नीचे केस है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाना पड़ेगा। वहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो 30 डेज के अंदर आप स्टेट कमीशन में आ सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आपका 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का केस होना चाहिए। यहाँ पे भी 3 मेंबर होते हैं, इसमें 2 मेल होता है और 1 फीमेल। और अगर आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन, सॉरी बेटा ये ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब 2019 के हिसाब से यहाँ पे 30 डेज नहीं है, वो 45 डेज है। बाकी स्टेट कमीशन में 30 डेज है। यानी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नेशनल कमीशन। विद इन 30 डेज आप चले जाओगे कहाँ? नेशनल कमीशन में। और एक और होता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या होगा? नेशनल कमीशन वो होगा जहां पे मोर देन 10 करोड़ का केस जाएगा। पहली बात, 5 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, 5 मेंबर होते हैं जिसमें 4 मेल 1 फीमेल। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो फिर से समझ लें, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आप 1 करोड़ तक का केस ले जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे 3 मेंबर होते हैं, 2 मेल होते हैं, 1 फीमेल होती है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो 45 डेज के अंदर आप कहां जाएंगे? आगे स्टेट कमीशन में जाएंगे। यानी आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन में नहीं जा सकते हैं। 1 करोड़ से नीचे तक का केस है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो विद इन 45 डेज आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा। 45 दिन के बाद जाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। स्टेट कमीशन स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर कोई केस फाइल है करना है आपको तो स्टेट कमीशन में जाएंगे, ठीक है। और स्टेट कमीशन में भी 3 मेंबर होते हैं, 2 मेल 1 फीमेल, ठीक है बेटा। और अगर आप स्टेट कमीशन सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 30 डेज आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। नेशनल कमीशन में वैसे 10 करोड़ से ज़्यादा, नेशनल कमीशन की कंडीशन क्या है कि 10 करोड़ से ज़्यादा केस है तो आप सीधे नेशनल कमीशन में चले जाएं। तो नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा का केस जाता है, ठीक है। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है 30 डेज के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, 1 करोड़ तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, 1 से 10 करोड़ तक का केस है तो स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ज़्यादा केस है तो नेशनल कमीशन में हम जाएंगे, ठीक है। एक और टॉपिक है इसमें, वो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, इसको पढ़ लेना। रोल ऑफ एनजीओज। हमारे इंडिया में एनजीओ का क्या रोल है? देखिए, एनजीओ कंज्यूमर के बिहाफ पे केस करता है, केस फाइल करता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है, ठीक है। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाएगा, कंज्यूमर एसोसिएशन को एजुकेट करता है,
कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाता है, तो ये सारे काम है। ठीक है बेटा, तो ये सारे टॉपिक्स थे। 2 टॉपिक मैंने नहीं करवाए हैं, 2 चैप्टर जो मैंने बोला प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आपको वहां से कर लेना है। ठीक है, आप लोग इतना कर लेना, कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, आप इतना भी कर लोगे तो आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। थैंक यू बेटा। कल जरूर बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। और हाँ, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।